हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का 11th चैप्टर ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि जो वेव नेचर ऑफ लाइट है that was strongly established in 1887 by the help of Maxwell's equation of electromagnetism and Hertz's experiment on generation and detection of electromagnetic waves. इनकी हेल्प से जो है वेव नेचर लाइट की पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गई थी। और इसी टाइम पे यानी कि 19th सेंचुरी की एंड में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर विच लेड टू मैनी हिस्टोरिक डिस्कवरीज, जिससे कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की गई। क्या था ये एक्सपेरिमेंट कि एक ग्लास की ट्यूब जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं उसमें एयर को लिया गया एट ए वेरी लो प्रेशर। इस ट्यूब के दोनों एंड्स पे दो मेटल प्लेट्स लगाई गई और एक मेटल प्लेट ये है, दिस वन सी एंड दिस वन इज ए। दो मेटल प्लेट्स लगाई गई और इन मेटल प्लेट्स के अक्रॉस एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया। तो क्या देखा गया? इट वॉज फाउंड दैट एट सफिशिएंटली लो प्रेशर ऑफ अबाउट 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, जब ये ट्यूब के अंदर गैस है उसका प्रेशर बहुत लो किया गया। कैसे लो किया गया? बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। तो प्रेशर कितना लो किया गया? 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। और क्या देखा गया कि जब हम जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ए डिस्चार्ज टुक प्लेस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स जिनको कि हम कैथोड और एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे कैथोड है, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है दैट इज एनोड। तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देखा गया और ए फ्लोरोसेंट ग्लो appeared on the glass opposite to the cathode. कैथोड के ऑपोजिट साइड में जो ट्यूब का एंड है, इस एंड पर एक फ्लोरोसेंट ग्लो जो है वो देखा गया। The cause of this fluorescence was attributed to the radiation which appeared to be coming from the cathode. और ये माना गया कि ये जो फ्लोरोसेंस हो रहा है ग्लास के दूसरे एंड पर, ये किसकी वजह से हो रहा है कि कैथोड में से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं जो कि ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रही हैं। लेटर ऑन विलियम क्रुक्स ने इन रेडिएशंस को कैथोड रेज का नाम दिया, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही हैं तो कैथोड रेज, एंड दे वर डिस्कवर्ड इन 1870। और बाद में उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे कि उसने ये बताया कि ये जो रेज है कैथोड रेज, दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। किससे मिलके बनी होती हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से मिलके ये बनती हैं। तो इसके बाद ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन ने भी इस हाइपोथेसिस को कंफर्म किया। इसके अलावा उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करी द स्पीड एंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स। ये जो कैथोड रे के पार्टिकल्स थे उनकी स्पीड कैलकुलेट करी और स्पेसिफिक चार्ज मीन्स चार्ज टू मास रेशियो। कैसे कैलकुलेट किया? बाय अप्लाइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अक्रॉस उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपस में परपेंडिकुलर थी वो अप्लाई करी, और वो अप्लाई करके उनका डिफ्लेक्शन नोट करके स्पीड और स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू निकाली। तो कितनी स्पीड कैलकुलेट की गई? इट वाज फाउंड to travel with speeds ranging from 0.1 to 0.2 times the speed of light. स्पीड की जो लाइट की स्पीड होती है उसकी 0.1 या 0.2 टाइम्स जो है इन कैथोड रे पार्टिकल्स की स्पीड कैलकुलेट की गई। एंड द स्पेसिफिक चार्ज यानी कि E/m दैट वाज कैलकुलेटेड एज 1.76 10 to power 11 कूलम पर किलोग्राम।
और ये जो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू थी, इट वाज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मेटल यूज्ड एज कैथोड और द गैस इंट्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इस पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब हम डिस्चार्ज ट्यूब में कोई सी भी गैस लें या कैथोड के लिए हम कोई भी मटेरियल, कोई भी मेटल यूज करें, E/m की वैल्यू फिक्स ही आती है, दैट इज 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। So this observation suggested the universal nature of cathode ray particles. Cathode ray particles are universally found in nature, in all material. इसी टाइम पर जब ये डिस्कवरीज हो रही थी तो उसी टाइम पे ये भी देखा गया कि certain metals when irradiated by ultraviolet light emitted negatively charged particles having small speed. कि कुछ मेटल्स ऐसे भी थे जिनके ऊपर अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो उनमें से भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। और साथ ही certain metals when heated to high temperature were found to emit negatively charged particles. कुछ मेटल्स को जब हम बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उनमें से भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। और मेन बात क्या थी, द वैल्यू ऑफ E/m ऑफ दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स का E/m, चाहे हम अल्ट्रावायलेट लाइट डाल के उनको प्रोड्यूस करें या हाई टेम्परेचर मेटल को देखकर उसको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस करें, इन सभी का E/m कितना था, सेम एज दैट फॉर कैथोड रे पार्टिकल्स। जो कैथोड रे पार्टिकल्स का E/m निकाला था उतना ही E/m इन सभी पार्टिकल्स का था। तो इन ऑब्जर्वेशन से क्या एस्टेब्लिश हुआ, दैट दीज पार्टिकल्स ऑल्दो प्रोड्यूस्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस वर आइडेंटिकल इन नेचर। तो ये पार्टिकल्स, जो नेगेटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस कर रहे हैं या हाई टेम्परेचर से या अल्ट्रावायलेट लाइट से, ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक जैसे हैं, दे आर आइडेंटिकल इन नेचर। And later on in 1897, Sir J.J. Thomson named these particles as electrons. इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई या इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया and suggested that they were fundamental universal constituents of matter. कि ये जो मैटर के बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स में से एक है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है और जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। और इस डिस्कवरी के लिए, फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट्स थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस, सर J.J. Thomson was awarded Nobel Prize in Physics in the year 1906. 1906 में सर J.J. Thomson को इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। इसी टाइम पे 1913 में एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे R.A. मिलिकन, जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, किस लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, नेगेटिवली चार्ज तो एस्टेब्लिश हो गया था, पर उसकी वैल्यू कितनी है वो निकालने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जो कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने देखा कि द चार्ज ऑफ एन ऑयल ड्रॉपलेट, कि ऑयल ड्रॉपलेट का जो चार्ज है दैट वाज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। वो एक एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल, कितना एलिमेंट्री चार्ज, 1.6 × 10⁻19 कूलम, इस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल था। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 नेगेटिव इंटू 10⁻19 कूलम। Millikan experiment thus established that electric charge is quantized, कि electric charge जो है that exists as integral multiple of a fundamental charge which is the charge on the electron। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जब हमें अब चार्ज की वैल्यू पता चल गई और स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू पता चल गई इलेक्ट्रॉन की, तो हम उसका मास भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम मास निकालना चाहें तो E को E/m से डिवाइड कर दें, चार्ज को स्पेसिफिक चार्ज से। चार्ज कितना है, 1.6 10⁻19 कूलम। स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू 1.76 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम।
तो इसको हम जब डिवाइड करते हैं वी गेट 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना होता है 9 इंटू 10⁻31 31 किलोग्राम। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास और स्पेसिफिक चार्ज तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली गई। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एमिशन। We know that metals have free electrons that are responsible for their conductivity. However, the free electrons cannot normally escape out of the metal surface. सभी metals में free electrons होते हैं। क्या होते हैं free electrons? Which are very loosely bound to the nucleus. यानी कि they can move freely in the entire volume of the metal, but cannot normally escape from the metal surface. सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन मेटल में मूव कर सकते हैं, जिनकी वजह से मेटल जो है वो गुड कंडक्टर्स भी होते हैं। क्यों नहीं बाहर आ सकते? इफ एन इलेक्ट्रॉन emits to come out of the metal surface acquires a positive charge and pulls the electron back to the metal. अगर किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलना चाहेगा तो क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा मेटल की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से सरफेस जो है उसको अपनी तरफ वापस पुल कर लेगी। द फ्री इलेक्ट्रॉन इज दस हेल्ड इनसाइड द मेटल सरफेस बाय attractive forces of the ions. Consequently, the electron can come out of the metal surface only if it has got sufficient energy to overcome the attractive pull. अगर इलेक्ट्रॉन के पास sufficient energy है कि वो इस attractive force को overcome कर जाए, तो ही वो मेटल की सरफेस से बाहर आ सकता है, उसकी सरफेस को छोड़कर उसमें से emit हो सकता है। It means a certain amount of energy is required to be given to electron to pull it out from the surface of the metal. अगर हमें सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को emit करना है, पुल आउट करना है, तो हमें इलेक्ट्रॉन को कुछ मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। This minimum energy required by electron to escape from the metal surface is called the work function of the metal. तो ये जो हमें मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के सरफेस में से हम एमिट कर सके, दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। किससे डिनोट करते हैं इसको? फाई नॉट से, एंड इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरली एनर्जी की यूनिट हम जूल्स लेते हैं ऐसा यूनिट, लेकिन इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। 1 electron volt is the energy gained by an electron when it has been accelerated by a potential difference of 1 volt. एक इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट पोटेंशियल से एक्सेलरेट होता है तो वो जितनी एनर्जी गेन करता है दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम इसको जूल्स के टर्म्स में निकालें देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 joules. The work function depends on the properties of the metal and the nature of its surface. ये जो work function है ये metal की nature के ऊपर depend करता है, उसकी surface पर depend करता है। The values of work function of some metals is given in the table. These values are approximate as they are very sensitive to surface impurities. तो टेबल में हम देख रहे हैं कुछ metals और उनके work function हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में given है। क्या देखते हैं हम टेबल से? That the work function of platinum is the highest. जो प्लेटिनम है उसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा है, यानी कि 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करनी होगी। While it is lowest for cesium. cesium के लिए इसकी वैल्यू सबसे कम है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The minimum energy required for electron emission from the metal surface can be supplied to the free electrons by any one of the following physical process. तो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के लिए हमें कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए जो कि हमको इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करनी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे कि वो उसमें से एमिट हो सके, और ये एनर्जी हम डिफरेंट मेथड से सप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड है थर्मियोनिक एमिशन। बाय सुटेबली हीटिंग sufficient thermal energy can be imparted to the free electrons to enable them to come out of the metal. अगर हम मेटल को
सुटेबली हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है ताकि वो उसकी सरफेस को छोड़ के उसमें से बाहर आ सके। तो आप फिगर में देख रहे हैं इसमें कि जो मेटल फिलामेंट है इसको हमने एक इलेक्ट्रिक सोर्स के हेल्प से इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करके इसको हीट अप करते हैं और हीट होने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। दूसरा मेथड है फील्ड एमिशन। By applying a very strong electric field of the order of 10 to the power 8 volt per meter to a metal, electrons can be pulled out from the metal. अगर हम मेटल में, ये हमने एक मेटल की प्लेट ली है और दूसरी प्लेट को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है पुल अप करने के लिए, हमने इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस जो है हाई वोल्टेज अप्लाई किया है, तो हम क्या देखते हैं, ये जो नेगेटिव प्लेट है या कैथोड है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स पुल आउट हो जाते हैं जो कि एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो मेटल के सरफेस को एस्केप कर सके। थर्ड मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। When light of suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. These photo-generated electrons are called photoelectrons. तो क्या है थर्ड मेथड कि अगर हम एक मेटल की प्लेट लेते हैं और उस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है, तो जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है जिसकी वजह से वो उसमें से एमिट हो जाते हैं, उससे इसके सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं एंड दिस एमिशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सबसे पहले हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशन। The phenomena of photoelectric emission was discovered in 1887 by Heinrich Hertz during his electromagnetic wave experiments. सबसे पहले इसको हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कौन से एक्सपेरिमेंट्स? इन्वेस्टिगेशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ EM वेव्स बाय मींस ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज। प्रोडक्शन और डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया that high voltage sparks across the detector were enhanced when emitter plate was illuminated by ultraviolet light from arc lamp. इन्होंने देखा कि ये जो वोल्टेज स्पार्क्स थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से वो एनहांस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कब? जब हम एमिटर प्लेट पर अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट करते हैं, यानी कि एमिटर के प्लेट पर हम अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो ये वोल्टेज स्पार्क्स बढ़ जाते हैं या इंक्रीज हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब हमने लाइट डाली है मेटल के सरफेस पे तो उसमें से कुछ फ्री चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं जिनको कि हम अब इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। उनकी वजह से जो वोल्टेज स्पार्क्स थे वो हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो कैसे होता है ये? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, जब लाइट को मेटल सरफेस पर डालते हैं देन सम इलेक्ट्रॉन्स नियर द सरफेस absorb enough energy from the incident radiation to overcome the attraction of the positive ions in the material of the surface. After gaining sufficient energy from the incident light, the electrons escape from the surface of the metal into the surrounding space, and this effect is known as photoelectric effect या photoelectric emission। कि जब हम किसी मेटल की प्लेट पर रेडिएशंस डालते हैं, लाइट डालते हैं, तो जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइट से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिसकी वजह से वो सरफेस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करके उसमें से बाहर निकल आते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हर्ट्ज के साथ ही हॉलबर्ट और लेनार्ड ने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए on photoelectric effect. They investigated the phenomena of photoelectric emission in detail and observed that when ultraviolet radiations were allowed to fall on the emitter plate of an evacuated glass tube enclosing two electrodes, current flows in the circuit. And as soon as the ultraviolet radiations were stopped, the current flow also stopped. क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि अगर हम एक evacuated glass tube लेते हैं जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज सी, दो मेटल प्लेट्स हैं, तो क्या होता है जैसे ही हम इस
एमिटर प्लेट पे, सी प्लेट पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस डालते हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस डालते हैं तो क्या होता है, सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। और जैसे ही हम रेडिएशंस को स्टॉप करते हैं वैसे ही करंट फ्लो तुरंत स्टॉप हो जाता है। क्या पता चलता है इससे? These observations indicate that when ultraviolet radiations fall on the emitter plate C, electrons are ejected from it, which are attracted towards the positive collector plate A by the electric field. इसका मतलब जैसे ही हम C प्लेट पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स A की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि A का हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है। The electrons flow through the evacuated glass tube resulting in the flow of current. और जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सी से ए की तरफ फ्लो होते हैं तो करंट, ये सर्किट जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है जिसकी वजह से करंट जो है एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होती है। Thus light falling on the surface of emitter causes current in the external circuit. तो इसका मतलब ये करंट कैसे फ्लो हो रही है? by the help of the light falling on the एमीटर, जो सी प्लेट पे लाइट डाल रहे हैं उसकी वजह से जो है सर्किट में करंट फ्लो होती है। Halvach and Leonard also studied how this photoelectric current varied with collector plate potential and with frequency and intensity of incident light. उन्होंने ये भी स्टडी किया कि इस करंट में क्या चेंज होता है अगर हम कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल यानी कि ए प्लेट का पोटेंशियल चेंज कर दें या जो हम लाइट डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें या उसकी इंटेंसिटी चेंज कर दें तो करंट पर क्या इफेक्ट होता है। Halvach in 1888 undertook the study further and connected a negatively charged zinc plate to an electroscope. उन्होंने एक नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट ली जिस पर कि नेगेटिवली चार्ज है और इसको कनेक्ट कर दिया किससे? इलेक्ट्रोस्कोप से। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज। He observed that zinc plate lost its charge when it was illuminated by ultraviolet light. जब इस पर हम अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो क्या होता है? चार्ज इसका जीरो हो जाता है। अभी नेगेटिव चार्ज था, अल्ट्रावायलेट लाइट डालने से चार्ज जो है वो थोड़ी देर में जीरो हो जाता है। Further, the uncharged zinc plate became positively charged when it was irradiated by ultraviolet light. अगर उसने प्लेट ली है कैसी? अनचार्ज, इसका चार्ज जो है वो जीरो है। इस पे अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो क्या होती है? ये जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ये नेगेटिव से जीरो हो गई थी और ये जीरो से पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। Then positive charge on a positively charged zinc plate was found to be further enhanced when it was illuminated by ultraviolet light. और अगर हम ये जो प्लेट है कैसी लेते हैं? पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं और इस पे अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो क्या होता है? ये चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है। क्या मतलब है इसका? फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस ही कंक्लूडेड दैट negatively charged particles were emitted from the zinc plate under the action of ultraviolet light. इसका मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट डालने से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट होते हैं, क्योंकि इस केस में जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट होंगे तो क्या होगा? चार्ज जीरो हो जाएगा। इसमें जीरो था, जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट होंगे तो कैसी हो जाएगी? ये पॉजिटिव हो जाएगी। और ये ऑलरेडी पॉजिटिव प्लेट थी, इसमें से जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे तो क्या होगा? ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब तीनों ही केस में जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड। एंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन it became evident that the incident light causes electrons to be emitted from the emitter plate. और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये पहले एस्टेब्लिश हो गया कि जो हम लाइट डाल रहे हैं अल्ट्रावायलेट लाइट जिंक प्लेट के ऊपर क्या कर रही है? वो इट कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड फ्रॉम द एमिटर प्लेट, वो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रही हैं। एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज the emitted electrons are pushed towards the collector plate by the electric field. और क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए वो कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव करते हैं क्योंकि the collector plate is maintained at positive potential.
Helvach and Leonard also observed that when ultraviolet light fell on the emitter plate, no electrons were emitted at all when the frequency of the incident light was smaller than a certain value called the threshold frequency. एक बहुत ही important observation है. उन्होंने देखा कि ये जो emitter plate हमने ली है, cathode plate, इस पे जब हम ultraviolet light डालते हैं तो उस लाइट की भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कम है तो उसमें से क्या होगा, कोई भी एमिशन नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा. और ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है हर मेटल के लिए अलग अलग होती है और इसको क्या नाम दिया गया, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. यानी कि हर मेटल की अपनी एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है. अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे. इलेक्ट्रॉन्स एमिट तभी होंगे जब जो लाइट डाली जा रही है, इंसिडेंट लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो. दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द एमिटर प्लेट. और ये हर मेटल की अलग अलग होती है, यानी कि मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है. It was found that certain metals like zinc, cadmium, magnesium responded only to ultraviolet light. कुछ metals जो हैं सिर्फ ultraviolet light को respond करते हैं. ultraviolet light यानी कि जिसकी short wavelength होती है. short wavelength means high frequency को ही respond करते हैं. तो high frequency light डालने से ही उनमें electron emission होता है. लेकिन कुछ alkali metals जैसे कि lithium, sodium, potassium, cesium and rubidium, they were sensitive even to विजिबल लाइट. ये विजिबल लाइट को भी रेस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि विजिबल लाइट से भी इनमें फोटो एमिशन होता है. ऑल दीज फोटो सेंसिटिव सब्सटेंसेस एमिट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी. तो जब इनमें हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो ये सभी जो सब्सटेंसेस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं एंड दे आर कॉल्ड फोटो सेंसिटिव सब्सटेंसेस. जो कि लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करें, दे आर नोन एज फोटोसेंसिटिव substances. And after the discovery of electron, these electrons were termed as photoelectrons, and this phenomena is called photoelectric effect. इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि लाइट की वजह से निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया. और ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन एमिशन का बाय द हेल्प ऑफ लाइट, this was known as photoelectric effect. The process of electron emission by the help of light. लाइट डालने से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं मेटल से, that is known as photoelectric effect. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तब तक के लिए बाय. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.